पिछले 6 महीनों से देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। पहले लॉकडाउन और उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद जिस गति से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आम जनता में डर है। साथ ही बात अगर किसानों की जाए तो उनकी कुछ अलग समस्याएं हैं, ग्रामीण विभागों की कुछ अलग समस्याएं हैं। इन सारे विषयों पर हम आज बात करेंगे पूर्व विधायक सुधीर पारवे सर से, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बात करूंगी कोरोना संकट के बारे में। काफ़ी तेज़ गति से हम देख रहे हैं 6 महीनों से हमारे देश में आया हुआ है और पहले 3 महीने काफ़ी कंट्रोल में था, लेकिन आज जो है वो स्थिति कुछ अलग नज़र आती है, गंभीर नज़र आती है। क्या कहेंगे, सरकारी यंत्रणा कुछ कमज़ोर पड़ गई है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखो, कोरोना महामारी का संकट ये बहुत बड़ा संकट है देश में और पूरे विश्व में। ये कोरोना महामारी के संकट का संक्रमण बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। पहले तो बड़े बड़े शहरों में था, लेकिन अभी ग्रामीण एरिया में हर गांव में उसका संक्रमण बढ़ा हुआ है। जहां तक लॉकडाउन की बात थी, लॉकडाउन के दरम्यान बहुत सारे अपने जो लोग हैं घर में रहते थे, इधर उधर थोड़ा घूमना कम था। लेकिन अभी लॉकडाउन खुल जाने से पूरे ये ज़िले का आदमी वो ज़िले में जाता है, इस राज्य का आदमी उस राज्य में आता है। बाहर से आने वाले लोगों की वजह से ग्रामीण एरिया में अभी उसका संक्रमण बढ़ा है। नागपुर ज़िले की शहर की बात करते हैं कि अपन, तो आज नागपुर शहर में करीबन 12,000-13,000 रुग्ण ऐसे कोरोना बाधित हो चुके हैं। शहर में भी उसका आंकड़ा बहुत बढ़ा है और उसके साथ साथ ग्रामीण एरिया में भी हर गांव में भी कोरोना महामारी के पेशेंट का संक्रमण बहुत बढ़ा हुआ है। इसका एक कारण ऐसा है कि एक तो लोगों ने सतर्कता ये करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए जो भी गाइडलाइन आए हैं कोरोना के। और दूसरी बात ऐसी है कि जहां बाहर से लोग आए हैं उसका ज़िले के लेवल पे उसका टेस्टिंग होना चाहिए। वो ज़िले के लेवल पे टेस्टिंग बराबर नहीं होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। घर घर में टेस्टिंग यदि होता है, बताया गया है प्रशासन ने कि आप यहाँ पे सेंटर लगाया है, आके टेस्टिंग कर डालो। उसमें आने के बाद में रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है उसका टेस्ट करते वो तुरंत हो जाती है, लेकिन उससे समाधान होता नहीं। जब तक कि उसका स्वैब लेके अंदर की टेस्ट होती नहीं तो परफेक्शन उसमें आता नहीं। काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ है कि ग्रामीण एरिया में एंटीजन टेस्ट कोविड सेंटर के माध्यम से वहाँ पे किया गया है, लेकिन क्या हुआ, रैपिड टेस्ट जो आई पॉजिटिव शाम में और उसका एक ही स्वैब का टेस्ट किया गया तो निगेटिव आ गया है। तो ऐसे अनियमितता वो टेस्ट में भी है, परफेक्शन उसमें नहीं है। इसी कारणवश बहुत सारे संक्रमण बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसमें RT-PCR जो टेस्ट है वो होने की आवश्यकता है। यदि वो RT-PCR टेस्ट हुई तो उसमें परफेक्शन आ सकता है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब गवर्नमेंट को लगता है कि ये टेस्ट में ज़्यादा रुपए खर्चा हो गए, लेकिन गवर्नमेंट के पास में जो निधि है अन्य कामों के लिए, डेवलपमेंट के कामों के लिए कोई खर्चा करना तो सब बंद है। अभी प्रायोरिटी तो अभी कोविड के ऊपर दिया है, कोरोना के संकट के ऊपर, उनकी टेस्टिंग के ऊपर ये सब दिया गया है। अभी केंद्र शासन ने GST का जो पैसा था 19,200 करोड़ रुपए आज राज्य शासन को प्राप्त हुए हैं। तो ये निधि प्राप्त हुआ है। कुछ पिछली सरकार ने पंचायत नगर परिषद को, महानगर पालिका को जो अमाउंट दिया था, जो आदिवासी विभाग का था, जो मागास वर्गीय विभाग के डेवलपमेंट के था, वो सब तो वापस मांग लिए। तो ऐसे इसमें सब काम बंद है और दिया हुआ पैसा यदि वापस मांगा है और केंद्र शासन की तरफ से बहुत बड़ी यदि मदद हो गई है, GST का भी पैसा पूरा 19,200 करोड़ रुपए राज्य शासन को यदि प्राप्त हुए हैं, तो ये कोरोना महामारी के संकट पे उसका माइक्रो प्लानिंग होना चाहिए। माइक्रो प्लानिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
और जिनके ऊपर ये जवाबदारी राज्य की ये नियोजन करने की है, प्लानिंग करने की है, उन लोग बराबर प्लानिंग नहीं करने की वजह से ऐसा संक्रमण बढ़ा है। मुंबई में भी आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में काफ़ी रुग्ण हैं। अभी वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने और अपने आरोग्य मंत्री महोदय ने बहुत सारे आईएएस सेक्रेटरीज है, आईएएस लोग यहाँ पे हैं। क्या उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर जवाबदारी लाइबिलिटीज़ फिक्स की है? अभी तक के लाइबिलिटीज़ फिक्स नहीं की है। बहुत सारे आईएएस अधिकारी घर में हैं, अपने मुख्यमंत्री घर में रहते, बाहर में निकलते नहीं। तो जनता को क्या दिलासा दे सकेंगे, क्या प्लानिंग कर सकेंगे? ये संदेह की बात सही मायने से यहाँ पे क्रिएट हुई है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि जिनके ऊपर इस महाराष्ट्र की दारोमदार है, बड़े बड़े नेतागण, 3 पार्टी की सरकार, अनुभव के आधार पे काफ़ी सालों से इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, ये तीनों लोग एक साथ आए हैं। तीनों लोगों ने बैठ के ये प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन एक मेक के साथ में बराबर नहीं जुड़ने से, एक मेक को पानी में देखने की वजह से उसकी जवाबदारी ये करते बैठेगा, उसकी जवाबदारी है वो करते बैठेगा। अभी वो भी नहीं करता और कोई करते नहीं, और वैसी संत गति से प्रक्रिया चालू है। इसलिए अपने देश में, अपने महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज़्यादा संक्रमण बढ़ने की है। इसका कारण ये नियोजन शून्य कारोबार जिसको बोलते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री महोदय का और आरोग्य मंत्री महोदय का रहने की वजह से ये ऐसा प्लानिंग संक्रमण बढ़ने की स्थिति हो गई है। उसका प्लानिंग सही मायने से होना चाहिए, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सर, कोरोना ने अपनी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान खींच लिया है आरोग्य विभाग का कि बारिश का समय है, डेंगू, मलेरिया, ऐसे भी संक्रमण, खासकर ग्रामीण विभागों में ऐसे संक्रमण जो उभर कर आए हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, आरोग्य विभाग की ये लचर प्रणाली है? सही मायने से आप जो बोल रहे हैं, ये एकदम कुछ कामी प्रणाली जिसको बोलते हैं, नियोजन शून्य कारोबार जो बोलते हैं, वो आरोग्य विभाग का है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कल ही जिला परिषद के माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद के जिला आरोग्य अधिकारी, जिला परिषद में वेटरनरी के अधिकारी और जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेता और माननीय जिले के जिलाधिकारी महोदय, इनको मैंने खुद जाके ज्ञापन दिया है। यहाँ तक कि मैं रुका नहीं, तो ये जो संक्रमण है ग्रामीण भागों में, कोरोना का तो संकट है ही, उसके साथ में ये काफ़ी लोगों के ऊपर वो डास बोलते हैं उसको, डास, मच्छर, वो बहुत फैले हुए हैं। इसका कारण क्या है? अस्वच्छता है। अस्वच्छता रहने की वजह से डांस का प्रादुर्भाव बहुत बड़े पैमाने पे ग्रामीण एरिया में फैल चुका है। लेकिन यंत्रणा अपने पास में है, जिला परिषद की यंत्रणा, जिला परिषद तो वहाँ पे है, वहाँ पे अपने डीएचओ है, लेकिन हर तालुका प्लेस पे पंचायत समिति है, वहाँ पे अपने आरोग्य अधिकारी है, पीएससी है, सब सेंटर है, वहाँ पे अपने मेडिकल ऑफिसर है, एएनएम है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी सेविका है, ग्राम सेवक है, ऐसे बहुत सारे अधिकारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीओ ने तुरंत ऐसा आदेश निकालना चाहिए, वो वीडियो को बताना चाहिए और उस सभी मेडिकल ऑफिसर को बताना चाहिए कि आप गांव में जाओ, जो जवाबदारी आपकी गांव में दी गई है वो ग्राम सेवक आता के देखना चाहिए। यदि वीडियो गांव में गया नहीं, वो ग्राम सेवक अपना गांव में है क्या ये देखा नहीं, तो वहाँ पे एक यंत्रणा एक्टिवेट नहीं होगी। डीएचओ ने एक पीएससी में जाना चाहिए, पीएससी में मेडिकल ऑफिसर अपना है क्या, सब सेंटर में अपनी एएनएम और वहाँ पे काम करना और आरोग्य सेवक है क्या, वो देखना चाहिए। लेकिन देखते नहीं, वो नागपुर में रहते हैं डीएचओ, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर अपने कमरे से, रूम से बाहर निकलता है, पीएससी में आता है, वहाँ पे देखता है, तुरंत घर में चले जाता है, वो क्वारंटाइन हो जाता है। उसकी जवाबदारी है कि हर सब सेंटर में जाए, हर गांव में विजिट करे, वहाँ पे आशा वर्कर ने बराबर काम किया है कि नहीं, आरोग्य सेवक ने काम किया है कि नहीं, गांव के वहाँ पे अपने ग्राम सेवक है उनको भी बुलाना चाहिए, उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होना चाहिए और गांव में उसका थोड़ा सा ब्यौरा लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्या है, यहाँ पे फवारनी हो रही क्या, सैनिटाइजेशन हो रहा है क्या,
बीडीटी की फवारनी हो रही क्या, मच्छर ज़्यादा है क्या, वहाँ का गंदा पानी बाहर निकल रहा है क्या, साफ़ सफाई मुहिम चालू है क्या, ये देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के ब्लड के सैंपल चेक करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के सैंपल अभी तक के किसी ने लिया ही नहीं है। वो यंत्रणा ही उनकी कुछ कमी है, कैसे मालूम होगा ये इसको डेंगू है, मलेरिया है। मैं उस दिन भिवापुर गया था, भिवापुर में एक ही गांव में 10-15 जो रुग्ण है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। तो एक एरिया के थे, वो एक एरिया के एक वार्ड के थे, तो एक वार्ड के 10-15 निकल सकते हैं। तो वहाँ पे नगर पंचायत है, नगर पंचायत की सीओ वहाँ गांव में घूमना चाहिए, वहाँ के नगर सेवक को साथ में लेना चाहिए, वहाँ का आरोग्य विभाग साथ में जाना चाहिए, लेकिन वो जाता नहीं, घर बैठे है, कोई देखता नहीं मेरे को क्या करना है, मैं सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा डर उनको है। यदि आपको डर है तो आप जो सुरक्षितता है आपकी वो पूरी बरता के, उसका आप मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, किट वगैरह उसकी आती है वो थोड़ा सा अडॉप्ट करके आप वहाँ जाए, थोड़ा सा एक आधी लाउड स्पीकर के माध्यम से जन जागृति अभियान करें। उस जन जागृति अभियान का तो आज जिले में कहीं पे नहीं है, इसलिए सही मायने से मैंने ये ज्ञापन कल दिया है और तुरंत ये योजना अपन कार्यान्वित करें। और कोरोना के साथ में अन्य लोग जो है, गरीब लोग है, सामान्य लोग है, महिला है, युवा है, ऐसे ओल्ड पर्सन है, उनकी सुरक्षितता के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी हिसाब से प्रशासन ने काम करना चाहिए। नागपुर में ही पालक मंत्री रहते हैं, जिले के पालक मंत्री माननीय नितिन जी राउत साहब है, होशियार है, एक्टिव है, काफ़ी सालों से उन्होंने मंत्री पद की धुरा अपने खांदे पे लिया है। इधर अनिल बाबू देशमुख साहब है, उधर केदार साहब है, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे रहने के बावजूद भी नागपुर जिले की आरोग्य की यंत्रणा इतनी कमज़ोर क्यों है, ये संदेह वाली बात है। कहने का मतलब आप में वो काम करने की मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है गरीब आदमी के लिए, उसका नियोजन बराबर नहीं रहने की वजह से, और एक मेक से बराबर नहीं सूत जुड़ने की वजह से ये ऐसा नियोजित शून्य कारोबार हो रहा है अभी तो। और इसके साथ में ये तो आदमी को हो गई, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की साथ फैल रही, उसके साथ में जो अपने खेती में काम करने वाले बैल है, भैंस है, गैया है, इनके ऊपर भी लुम्पी स्किन डिसीज आया है, बड़े बड़े फोड़े आ रहे, पाँव ऐसे स्वेलिंग उसमें आ गई, चल नहीं सकता, वो घास वगैरह खा नहीं सकता, ऐसी नौबत है। अब किसान को बैल की आवश्यकता है, पोले का सन है आ रहा है पास में ही, तो ऐसे ही इसमें उसकी तबीयत बराबर रहेंगे तो काम करेगा। इसलिए पूरे जिले में उमरेड, भिवापुर, कुई में विशेषता बड़े पैमाने पे ऐसा ये संसर्ग फैला हुआ है। वो फैलने वाला डिसीज़ है, एक में को लगने वाला डिसीज़ है, तो ऐसा उसमें तुरंत वैक्सीनेशन, उसके कैंप होना चाहिए गांव में, उसका वेटरनरी का अधिकारी घूमना चाहिए, उनके एलडीओ है वो घूमना चाहिए, जिले के डीएचओ आना चाहिए, उनके सभी लोगों ने घूमने के बाद में, कोई स्टेट के दवाखाने हैं, कोई जिला परिषद के दवाखाने हैं वेटरनरी के, वहाँ आने के बाद में उन्होंने सब घूमना चाहिए और उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए और उसके कैंप लगाना चाहिए, उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए तुरंत, फास्ट यदि नहीं होता तो ये वायरल फीवर है पूरे जिले में आ जाएगा और एकदम से जिले की यंत्रणा कुछ काम नहीं कर सकेंगी। अभी जहाँ है वहाँ पे काम करना चाहिए, ये भी मैंने सुझाव जिला परिषद को दिया है। अभी इसके साथ में और ऐसी बातें हैं कि किसान के बारे में आप पूछ रहे थे, बाम्बू के बारे में। बाम्बू जो ये है, मेरा ऐसा कहना है कि किसान की हालत बहुत ख़राब है। जो पारंपरिक उसका जो उपज है, जैसे सोयाबीन है, पराठी है, मिर्ची है, तूर है, धान है, कोई सब्जी भाजियाँ है, गन्ना है, और कोई फ्लावर की खेती भी करते हैं, कोई फ्रूट्स की खेती करते हैं। ऐसे ये पारंपरिक अपनी तरफ करते हैं किसान लोग, अपने खेती में उपज लेते हैं वो। मेरा ऐसा कहना है कि इस बार किसान की हालत बहुत टाइट ऐसी हुई कि कपास बराबर उनका खरीदी किया गया नहीं फेडरेशन के माध्यम से। सीसीआई तो पूरी पैसे देती है, केंद्र शासन पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन ये यंत्रणा एक्टिवेट ये राज्य की सरकार ने करना चाहिए।
लेकिन राज्य की सरकार ने कई सेंटर्स खोले नहीं थे। अभी बड़े पैमाने पे वो कोर्ट में जाने के बाद में और थोड़ा सा उसका हमने आंदोलन वगैरह करने के बाद में देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने आंदोलन किया, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, उसके बाद में सेंटर खुले। तो सेंटर में कितना लेते थे माल? 25 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ। अरे एक एक घर में 10 गाड़ी 15 गाड़ी 20 गाड़ी 25 गाड़ियाँ हैं, ये माल ले रहे आप, वो भी बहुत दिनों तक के चलते गया। अभी तक है वो चल रहा है मसला। अभी नई फसल आएंगी तब तक कि आप वो उसका कपास ले होंगे क्या? ऐसी दुरावस्था है। उसके साथ में ऐसी उसका रेट भी बराबर मार्केट में बेचा तो उसका रेट बराबर मिला नहीं। इतने दिन से कपास रखा घर में तो वो पीला पड़ गया, उसकी बदबू आ रही थी, तो वो लेने के लिए खाली नहीं थे, उनको फाइन क्वालिटी का कपास चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उसमें मेरा ऐसा कहना था कि बाम्बू पीक जो है ये वन खेती करके वन पीक करके ऐसा उसमें रजिस्ट्रेशन उसका ये है, लेकिन अभी वैसी बातें नहीं रही बाम्बू की। वो जंगल में होता है, ऐसा होता था जंगल में, सही बात है, ये बात नकार नहीं सकते, लेकिन अभी उसको ग्रास करके काउंट किया जाता है, गवत करके काउंट किया जाता है। उसको अभी टीपी वगैरह लगती नहीं। टीपी वगैरह इधर उधर से माल अगर लेके जाते हैं अपन तो उसके ऊपर टीपी नहीं लगती। एक जगह से दूसरे मार्केट में लेके जा सकते अपन बाम्बू, ऐसा उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। ऐसे ही इसमें यदि बाम्बू को किसान को परमिशन मिलती है शेत पिक करके, तो किसान खेत में लगाएगा। जो पड़ी ज़मीन उसकी है, जो नदी के किनारे उसकी ज़मीन है, अतिवृष्टि से बहुत सारे खेत ऐसे बह के चले जाते हैं, मट्टी चली जाती है, तो ये बाम्बू के वजह से वो पकड़ के रखेंगी और वो उसकी खेती भी बह के नहीं जाएंगी। और एक बार ये बाम्बू बड़ा हो गया तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं। 5 साल होने के बाद में लॉन्ग टर्म पीक देने वाला बाम्बू है। बाम्बू के बहुत सारे फायदे भी हैं। अब इसमें बाम्बू बड़े होने के बाद में बहुत सारे चीज़ें उसकी शो की चीज़ बनती है, उसकी राखियाँ बनती है, सोफ़ा सेट बनते हैं, बेड्स बनते हैं, कोई कुछ टॉयज़ खेलनी बोलते हैं उसको, वो भी बनती है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ उसमें ये बाम्बू के वजह से तो फ्लू बनता है, एयर में डालने का फ्लू भी तैयार होता है, जहाज़ में लगने वाला फ्लू तैयार होता है। और उसके बाद में यदि बाम्बू थोड़ा सा बढ़ गया 5-6 फीट ऐसा, तो थोड़ा सा नरम इसका रहा, तो उसकी एक छोटी सी इंडस्ट्री डाल दिए, उसके ऊपर प्रक्रिया केंद्र किए, तो भाजीपाला करके भी यूज़ कर सकते हैं अपन। मतलब किसान बाम्बू की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ये दोनों बातें, और उसके साथ में उसकी एक छोटी सी इंडस्ट्री गांव में खड़ी हो सकती है, और गांव में भी एक रोजगार, कुछ लोग हैं, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको रोजगार भी हो सकता है। ये बाम्बू के वजह से क्या होता है कि आपको मालूम है अभी बहुत सारी अगरबत्ती की लकड़ियाँ ये चाइना से आती थी और वियतनाम से आती थी। अभी वो चाइना के ऊपर बैन लगा दिया अपन ने, स्वदेशी का यूज़ करना चाहिए, तो वो पूरी अभी राखियाँ भी वहाँ से आती थी चाइना की, बहुत सारी चीज़ जो है चाइना की आती थी, अपन ने बैन लगा दिए। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत क्यों होना चाहिए ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ की वस्तु यहाँ पे बिकेंगी, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, 2 पैसे अपने युवा साथियों को मिलेंगे, गरीब लोगों को मिलेंगे, किसान को मिलेंगी, तो यहाँ पे तो अच्छी डेवलपमेंट हो जाएंगी ना, इकोनॉमी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत होगा, आत्मनिर्भर गाँव होगा, आत्मनिर्भर हमारा युवा होगा, हमारी महिलाएँ होगी, और यहाँ के लोगों को यहाँ पे उद्योग मिलेगा। इसके लिए इसकी बाम्बू की उत्पन्न होना चाहिए। और बाम्बू यदि शेत पीक हो गया तो उसका और क्या फ़ायदा होगा कि जैसे क्रॉप लोन मिलता है किसान को बैंक से, वैसा ही क्रॉप लोन किसान को मिलेगा। और वो क्रॉप लोन मिलने के बाद में उसका लोन बैंक से लेके बैंक फाइनेंस करेगा, तो किसान को लगाने के लिए बहुत आसान जाएगा। और वो आसान जाने के बाद में किसान लगाएगा और धीरे धीरे ऐसे क्लस्टर बढ़ेंगे, और उसके माध्यम से छोटे छोटे इंडस्ट्री यहाँ पे होगी, और युवा साथी को लोगों को भी काम मिलेगा। अलग अलग आइडियाज़ है। और दूसरी बात मेरी ऐसी है कि ये विदर्भ में जैसे नागपुर ज़िला है, गढ़चिरौली ज़िला है, भंडारा ज़िला है, वर्धा ज़िला है, अमरावती ज़िला है, यहाँ पे बहुत बड़ा डेन फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट की ज़मीन भी बहुत है, पड़ी हुई है, वहाँ पे हाथ नहीं लगा सकते अपन ने। ऐसे गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट में यदि सुधार लाया, वो केंद्र के ज़माने से वो कायदा चालू है, उसमें बदलाव यदि लाता है, तो ऐसी पड़ी हुई ज़मीन यदि युवा साथी को लीज पे यदि देता है,
तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और वहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री खड़ी होगी और युवा साथी को भी रोजगार मिलेगा। किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता हमारे युवा साथी की, हमारे भाई युवा भाई की रहेंगे नहीं। खुद वो आत्मनिर्भर रहेगा, वो काम मांगने वाला नहीं, काम देने वाला हमारा युवा होगा। ये हमारी सही मायने से बात है। इसलिए मैंने केंद्र में पर्यावरण मंत्री को, कृषि मंत्री को और राज्य के सभी नेतागण को, सेक्रेटरी को उसी के बारे में लेटर भी दिया है। मेरा एक वीडियो भी वायरल हो चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसकी दक्षता भी ली है, वो इंग्लिश पेपर में भी उसका ये आया है, लेख आया है। तो ये चालू है, लेकिन अभी कोरोना का संकट है। दिल्ली में जाके उसका पाठपूरा करने की मेरी जिद्द है, मेरी मनीषा है, मैं जाऊंगा। हमारे नितिन जी गडकरी साहब का भी इंटरेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे इसमें है, वो भी बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। उनका एक ही है कि मेरे गरीब लोगों को रोजगार मिले, गांव में मिले, इधर उधर ना भटके, ये मनीषा उनकी है। सर, ये तो बाम्बू की खेती के बारे में हो गया। हम दुग्ध व्यवसाय के बारे में भी बात करना चाहेंगे। आपने 10 रुपये का अनुदान देने की बात कही है और 30 रुपये लीटर के हिसाब से दूध की बिक्री होना चाहिए, ऐसे आपने बात की है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या है, अब ये भी किसान का पूरक धंधा है। किसान को गाय भैंस ये जो है थोड़ा सा उसको पूरक धंधा है कि चलो भाई अपन ने घर में गैया पालने से, भैंस पालने से दूध निकलेगा और दूध बेच के अपन वहाँ का संकलन केंद्र है, वहाँ के यूनिट है, उनको दूध देंगे। कुछ किसान तो गांव में भी बेचता है, कुछ डेयरी को बेचता है, कुछ प्राइवेट डेयरी मदर डेयरी को भी बेचता है। और ऐसे इसमें जिनके गवर्नमेंट के संकलन केंद्र है वहाँ पे भी देता है। क्या हो गया, ये लॉकडाउन के पहले इसका रेट 28-30 रुपये था दूध का। जैसा ही लॉकडाउन हो गया तो 16-18 रुपये के रेट से आ गया, 8-10 रुपये का उसमें तफावत आ गया। और ये तब एक साइड में उसकी तफावत आ गई, रेट कम मिलना चालू हो गया। दूसरी तरफ उसको जो पशु खाद्य लगता है उसका रेट 25% बढ़ गया। एक तरफ उसको लगने वाला पशु खाद्य 25% से बढ़ रहा है और उसको मिलने वाला रेट 10 रुपये 8-10 रुपये से कम हो रहा है। तो कहीं सही मायने से वो गैया को चारा खिलाना, उसको ये पशु खाद्य डालना तो पूरा आता ही नहीं उसको। तो ऐसे उसके ऊपर ये कोरोना के संकट में भयावह परिस्थिति आ गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश से ये पूरा आंदोलन का सब पैतरा क्यों लिया गया कि किसान भाई, दूध उत्पादक जो किसान हैं उसको राहत मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा सही मायने से प्रयास है। हमने पिछले टाइम इसका ज्ञापन एसडीओ महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा, पूरे जिले के, तालुके के और पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने भेजा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान के साथ में, वो दूध उत्पादक किसान के साथ में रहने का हमने जो चंग बनाया है, इसलिए हम प्रयास करें। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक ये करते नहीं। इन्होंने तो खुद करना चाहिए। ये नागपुर जिले का दुर्दैव ऐसा है कि आज पशु संवर्धन मंत्री नागपुर जिले में है। नागपुर जिले के पशु संवर्धन मंत्री रहने के बावजूद किसान के लिए, किसान के रेट के लिए निर्णय नहीं लेना, कैबिनेट में तुरंत ये करके उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सही मायने से सरकार में काम करने वाले जो अधिकारी, पदाधिकारी और नेतागण हैं उनके ऊपर जवाबदारी उन्होंने करना चाहिए। वो कर नहीं रहे। किसान के खिलाफ में इधर बोलते कि हम किसान के साथ में हैं, हमारी महाविकास आघाड़ी किसान को रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोलते, लेकिन एक भी निर्णय अभी तक लिया गया नहीं है। तो सही मायने से इसलिए हमारी मांग है, हम इसलिए और आंदोलन कर रहे हैं कि हम अभी लेटर भेज रहे। हम माननीय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को हम लेटर भेज रहे। प्रोग्राम हमारा लेटर भेजने का चालू हो गया है। हम बहुत सारे हर गांव से, मेरे मतदार संघ से कम 10-20 हज़ार लेटर जाएंगे, किसान भेजेगा, दूध उत्पादक शेतकरी भेजेगा कि कम से कम गैया के दूध को 10 रुपये बढ़ाना चाहिए और 30 रुपये के हिसाब से रेगुलर उसका दूध खरीद करना चाहिए। और जो बुकटी है, दूध की बुकटी तैयार होती है, उसको 50 रुपये रेट उसका बढ़ के मिलना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हमारी मांग है, हम उसका अनशन कर रहे हैं। और किसान के साथ में जहाँ जहाँ किसान को अड़चने आती है, किसान के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और सभी कार्यकर्ता ये पूरे ताकत के साथ में
उसके ऊपर, किसान के ऊपर होने वाले अन्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मैदान में है और ये न्याय दिलवा के रहेंगे। ये खाली सरकार में काम करने वाले महाविकास आघाड़ी के लोग बोलते हैं कि कोरोना है, कोरोना है। कोरोना तो एक संकट आया है, लेकिन अभी उसके माध्यम से काफ़ी लोग सफ़र हो गए। छोटे उद्योग धंधे वाले, गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग सभी सफ़र हो गए। और आप ज़्यादा सफ़र करना चाहते तो सही मायने से आप किसान के और गरीब आदमी के हित के लोग नहीं हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार के तरफ जाए और सरकार को ये सब अच्छी दिशा मिले और अच्छे निर्णय सरकार ने लेके किसान को दिलासा देने की बात करे और उसके अच्छे निर्णय करे, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ और उनको परमेश्वर अच्छी सुदबुद्धि देवे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक सुधीर पारवे सर, जिन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण में किस तरह से कार्य प्रणाली होनी चाहिए प्रशासन की, उस ओर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव एक प्रशासन को, सरकार को देने की कोशिश की है कि बाम्बू की खेती का अगर रजिस्ट्रेशन किया जाए तो एक व्यवसाय के तौर पर जो खेत मजदूर है वो सामने आ सकते हैं, किसान है वो सामने आ सकते हैं, और दुग्ध व्यवसाय में 10 रुपये का अनुदान देकर किस तरह से दुग्ध व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए, इसका भी उन्होंने सुझाव सरकार को दिया है। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।